अब हम चर्चा करेंगे सवर्ण संज्ञा की। सवर्णता का प्रसंग एक मुख्य प्रसंग के रूप में है, क्योंकि जब तक हम सवर्णता के प्रसंग को नहीं समझेंगे तब तक हम संधि, समास इत्यादि में जो आदेश की प्रक्रियाएं आदि होती हैं उन सबको हम नहीं समझ सकते हैं। तो सवर्णता का प्रसंग भी हमें समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सवर्णता को बताने के लिए जो सूत्र है, सवर्णता के अनेक सूत्र हैं, जिनमें से पहला सूत्र जो कि सबसे मोस्ट है और पूछा भी गया है, वो सूत्र क्या है? तो वो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। देखो सूत्र क्या है? तुल्य आस्य प्रयत्नम। तुल्य का अर्थ होता है समान, आस्य का अर्थ होता है मुख। तो मुख में क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। हास्य शब्द जो है वो किसके लिए है? उच्चारण स्थानों के लिए। और तुल्य का अर्थ क्या होता है? समान। प्रयत्न का अर्थ होता है, यहां प्रयत्न का मतलब केवल और केवल आभ्यंतर यत्नों से लेना है। किससे लेना है? आभ्यंतर यत्न, जो कि कितने हैं? 5। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विवृत, ईसद विवृत और समृत। तो ये सवर्णता का प्रसंग क्या कहता है कि जब कोई मान लो दो वर्ण हैं और हमें ये चेक करना है कि ये आपस में सवर्ण हैं या ये आपस में सवर्ण नहीं है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें इस वर्ण का उच्चारण स्थान चेक करना है और इस वर्ण का भी उच्चारण स्थान चेक करना है। फिर हमें इसका आभ्यंतर यत्न चेक करना है और फिर हमें इसका आभ्यंतर यत्न चेक करना है। अगर वो दोनों समान आ जाएं तब तो ये दोनों वर्ण आपस में क्या हैं? सवर्ण हैं। और अगर वो असमान आ जाएं तो वो आपस में सवर्ण नहीं होंगे। जैसे मान लीजिएगा हम बात करते हैं ए की और हम बात करते हैं आ की। अब हम इन दो वर्णों को चेक करें कि ये दोनों वर्ण आपस में सवर्ण हैं या नहीं हैं। तो आपको क्या करना है? इसका और इसका दोनों का उच्चारण स्थान चेक करना है। तो आपको पता है ए का उच्चारण स्थान भी अकुह विसर्जनीयानाम कंठः और आ का उच्चारण स्थान भी अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब यहां ये ए और यहां ये आ, दोनों में ध्यान देना, इस ए के लिए कोई लौकिक प्रयोग इत्यादि तो लिखा नहीं गया कि हम इसको समृद्ध मान लें, डायरेक्ट लिखा गया है। इसलिए ये क्या है? प्रक्रिया का है। तो प्रक्रिया का होने के कारण इसका भी क्या हो जाएगा? विवरित। और इसका भी क्या हो जाएगा? विवरित, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? स्वर हैं। अब देखो, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये वर्ण आपस में क्या है? समान है। तो सवर्णता किसे कहते हैं? जहां दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होते हैं तो उसे ही सवर्णता कहा गया है। तो अब हम शब्दों में अगर परिभाषित करें सवर्णता को तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कहेंगे उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर यत्नों की समानता को ही उच्चारण को ही सवर्ण संज्ञा कहा जाता है। ध्यान देना, उच्चारण स्थान
और आभ्यंतर यत्नों की समानता को ही क्या कहा जाता है? सवर्णता कहा जाता है। बिल्कुल इजी टॉपिक है। जहां दो वर्णों के उच्चारण स्थान समान हो, जहां दोनों वर्णों के आभ्यंतर यत्न समान हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? सवर्णता का प्रसंग कहेंगे, उसे ही हम सवर्ण संज्ञा कहेंगे। अब देखो ये सवर्णता का प्रसंग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? क्या आवश्यकता हो गई सवर्णता का प्रसंग पढ़ने के लिए? तो देखो, आपने देखा होगा कि मान लीजिएगा आपके परिवार में आप 10 लोग रहते हो, ठीक है? अब आपके घर में किसी दूसरे के घर से भोजन का निमंत्रण आता है और वो ये बोल के जाते हैं कि आप में से किसी एक को भोजन पर आना है। अब ये क्या होता है, ऐसा इन्होंने फिक्स नहीं कहा कि किसको आना है, बस एक को आना है। अब हो सकता है यहां से 1 नंबर वाला भी चला जाए, हो सकता है 2 नंबर वाला भी चला जाए, हो सकता है 3 नंबर वाला भी चला जाए, हो सकता है 4 नंबर वाला भी चला जाए। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं, 10 में से कोई एक यहाँ जाएगा। अब वो 1 नंबर का जाए, चाहे 8 नंबर का जाए, चाहे 10 नंबर का जाए, एक ही तो जाएगा, है ना? तो इसी को सवर्णता कहा गया है। अब इस परिवार में से एक व्यक्ति अगर यहाँ पहुंचता है तो इनका जो कहा था इन्होंने, वो डिमांड इनकी पूरी हो गई, क्योंकि इन्होंने एक के लिए कहा था और वो एक यहाँ पे पहुंच चुका है। तो सवर्णता का प्रसंग इस तरीके का ही होता है, ठीक है? लेकिन जैसे मान लो ये 10 परिवारों का घर है और यहाँ किसी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई न्योता जाता है कि आप में से एक को नौकरी दी गई है, तो जिसको नौकरी दी गई है केवल उसे ही जाना है, दूसरा व्यक्ति वहां ऑफिस में नहीं जा सकता, ठीक है? तो ध्यान रखना कि सवर्णता का प्रयोग कहाँ हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, भोजन का प्रयोग लोक में तो प्रचलित है, 10 में से कोई भी चला जाएगा, लेकिन नौकरी करने उसी को जाना पड़ेगा। इसी प्रकार ध्यान देना, आदेश वर्ण तो वो ही होता है, आदेश वर्ण तो एक नौकरी की तरह होता है, मतलब जिसका आदेश किया जाए केवल वो ही जाए। जबकि यहां क्या है कि प्राप्त वर्ण जो होते हैं वो प्राप्त वर्ण यहां से हो सकते हैं। यहां प्राप्त वर्णों, अगर प्राप्त वर्ण का कोई स्थान है तो प्राप्त वर्ण के स्थान में तो 10 में से कोई भी चला जाए, और यहां तो किसी केवल उसे ही आना होगा। जैसे इसको मैं समझाता हूं आपको। जैसे क्या होता है, यण संधि में ई, उ, री और ली ये होते हैं। अब इनकी जगह पे क्या होता है, इनकी जगह पे यह होता है, वह होता है, र होता है और ल होता है। तो ये हो रहे हैं, इसलिए ये तो क्या हो गए, आदेश। तो आदेश तो वो ही होंगे जो कहे गए हैं। अब यह की जगह कोई दूसरा यह नहीं हो सकता, वह की जगह कोई दूसरा वह नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान देना, यहां ये वाला ऊपर वाला मैटर कौन सा है, प्राप्त वर्ण, मतलब ई हो या इसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य हो तो इसकी जगह पे भी यह हो जाएगा और इसकी जगह पे भी यह हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, री हो या दीर्घ री हो, और ली का दीर्घ होता नहीं है, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है कि हम केवल इसी ए की जगह पे ये यह नहीं करेंगे, बड़ी वाले ई की जगह पे भी यह कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ई और ई दोनों आपस में क्या हैं, सवर्ण हैं। सवर्ण का मतलब है कि ई के परिवार का कोई भी सदस्य आ सकता है, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आदेश वर्णों में वो प्रक्रियाएं नहीं होती। जैसे जैसे मान लो आपने दीर्घ संधि आप पढ़ोगे तो ए प्लस ए बराबर आ। अब ए की जगह पे अगर आ जाए और आगे ए है तो भी आ ही होगा, क्योंकि ये भी आपस में सवर्ण है। आ प्लस आ जाए तो भी आ ही होगा, क्योंकि ये भी आपस में सवर्ण है। यहां मैं कहूं कि ए प्लस आ ये हो जाए तो भी आ ही होगा, तो ये तो क्या है,
प्राप्त वर्ण, मतलब प्राप्त वर्ण अपने परिवार में से कोई भी हो तो वो काम कर जाएगा, लेकिन आदेश में काम नहीं करेगा। अब ये तो आदेश कर रहे हैं ना, हम तो आदेश कर रहे हैं, इसलिए यहां तो हम ये नहीं कह सकते कि आ की जगह पे ए हो जाएगा या आ की जगह पर प्लुत इस तरीके से हो जाएगा, नहीं होगा। तो आदेश में तो नौकरी लगने पर तो जो होता है उसे ही जाना होता है, आदेश में तो जो कहे गए हैं वो ही वर्ण आएगा, लेकिन प्राप्त वर्णों में यहां निमंत्रण वाले मामले में कोई भी जा सकता है। और यही क्या है, सवर्णता का प्रसंग। सवर्णता का प्रसंग यही है जहां दो वर्णों के मध्य उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्नों की समानता हो, उसे ही क्या कहेंगे, हम सवर्ण वर्ण कहेंगे। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा ई और मैंने लिखा य, क्या ये वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं? तो आप कहोगे कि इसका उच्चारण स्थान तो है तालु और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, क्योंकि इचु यसा नाम तालु। लेकिन ध्यान देना ई है, अब इसका तो क्या हो जाएगा, विवृत, क्योंकि ये स्वर है, आभ्यंतर यत्न, और इसका आभ्यंतर यत्न क्या हो जाएगा, अंतस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्पृष्ट, और इससे पहले भी क्या लग जाएगा, ईसत। ठीक है, तो ईसद स्पृष्ट। अब यहां डिफरेंट हो गया ना मामला, तो क्या कहेंगे, ये वर्ण आपस में सवर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि ई की और हम बात करें ई की, तो क्या ये वर्ण आपस में सवर्ण है? इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु और इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, तालु। अब इसका भी आभ्यंतर यत्न क्या है, स्वर है, इसलिए विवृत, इसका भी स्वर है, इसलिए क्या हो जाएगा, विवृत। अब यहां तो ये भी समान है, ये भी समान है, ये वर्ण आपस में सवर्ण हो जाएंगे। तो जो काम ई के स्थान पे होंगे वो ही काम बड़ी ई के स्थान पे भी हो जाएंगे। ह्रस्व इकार एवं दीर्घ इकार दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि ई और य उच्चारण स्थान तो समान है, लेकिन आभ्यंतर यत्नों की समानता नहीं होने के कारण ये स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान समान नहीं है। ठीक है, तो पहली बात हो गई। अब दूसरा देखो, दूसरा सूत्र इसका क्या आता है, पहला सूत्र था तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, और दूसरा सूत्र आता है ना झलो। ना झलो सूत्र क्या कहता है, न, अच और हलऊ। ठीक है, तो हलऊ की जगह पे भी हम केवल हल ही कर लेते हैं, आपको ज्यादा डिफरेंट समझ में नहीं आए तो हल। देखो जैसे रामऊ, तो अच और हल, इसलिए क्या हो गया, हलऊ। नय का अर्थ होता है नहीं, अर्थात ये क्या कहता है कि ये वर्ण और ये वर्ण, दोनों वर्ण अगर सवर्णता के प्रसंग में खरे भी उतर जाएं तो भी इनको आपस में सवर्ण नहीं माना जाता। इस सूत्र का कहना है कि स्वर और व्यंजन आपस में सवर्ण नहीं होते, नहीं होते। स्वर और व्यंजन आपस में सवर्ण नहीं होते। जैसे अगर अभी अभी मैंने लिखा था ना ई और से, अब आप कहो कि मैं उसका चेक करूं तो सबसे पहले ये देख लो ना, ये क्या है, स्वर, ये क्या है, व्यंजन। नहीं, इनमें सवर्णता का काम नहीं होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं। और चेक भी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जो है तालु, और इसका भी क्या हो जाएगा, तालु, लेकिन इसका हो जाएगा विवृत, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, स है ना, इसलिए ईसद विवृत। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि यहां तो सवर्णता का काम वैसे ऊपर वाले सूत्र से ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आपने आभ्यंतर यत्नों की तो समानता दिख ही नहीं रही है, तो इसलिए यहां ये सूत्र लगाने की क्या जरूरत पड़ गई।
तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये नाझलो जो सूत्र है ना, ये सूत्र किसने लिखा है? पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि ने। और पाणिनि ने आभ्यंतर यत्न जो है ना, वो कितने माने थे? 4। उन्होंने स्पृष्ट माना था, उन्होंने ईषद स्पृष्ट माना था, उन्होंने विवृत माना था, और उन्होंने डायरेक्ट फिर संवृत मान लिया, ईषद विवृत नहीं माना। इसमें तो 25 स्पर्श वर्ण आ जाएंगे, इसमें आपके य व र और ल आ जाएंगे, लेकिन इसमें सारे के सारे 9 स्वर भी आ जाएंगे, प्लस इसी में आपके स श स और ह, ये ऊष्मों को भी इसी में रखा था। और इसमें क्या आएगा? केवल ह्रस्व ए, और वो भी लौकिक प्रयोग। अभी उन्होंने ये माना था, और सिद्धांत कौमुदी में भी भट्टोजी दीक्षित ने 4 ही माने थे, वो तो वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में माने थे। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऊपर देखते हैं, तो अब आप देखो हमें इनको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ईषद विपरीत है ही नहीं, पाणिनि के मत में तो है ही नहीं, तो वो इसको नहीं मानेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा? यहां देखो आप कि ये उच्चारण स्थान तो दोनों का तालु हो गया, लेकिन आभ्यंतर यत्न ई का क्या होगा? तो ई किस में आती है? स्वरों में, इसलिए क्या होगा? विपरीत, क्योंकि स्वर है। और सैक क्या है? सैप भी यहां है, इसलिए इसका भी क्या होगा? विपरीत। तो इसका भी हो गया विपरीत, और इसका भी हो गया विपरीत, है ना? तो अब क्या हुआ? अब देखो ई और ये दोनों वर्ण यहाँ क्या है? ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से पाणिनि के बनाए हुए आभ्यंतर यत्न जो 4 हैं, उससे तो ये सवर्ण हो रहे थे, लेकिन इनको हमें सवर्णता से घोषित नहीं करना, इन्हें हमें सवर्ण घोषित नहीं करना। तो क्या कर दिया? सूत्र बना दिया ना झलो, कि यद्यपि यहाँ पे सवर्णता का काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इनको सवर्ण नहीं कहेंगे। और फिर आगे वरदराज ने क्या कर दिया? वरदराज ने यहाँ 5 4 की जगह 5 क्या बना दिए? यहाँ आभ्यंतर यत्न ईषद विपरीत अलग से बना करके स उसमें डाल दिए, और आभ्यंतर यत्नों की संख्या कितनी कर दी उन्होंने? 5। अब आप देखो, जैसे ही उन्होंने 5 बनाए, तो वैसे ही नाद जलो सूत्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां इसी परिस्थिति के लिए तो हम नाजलो सूत्र हमने बनाया था, पाणिनि ने बनाया था, तो उन्होंने क्या तोड़ निकाल लिया? अब देखो इसका तो विपरीत हो जाएगा, जबकि ये ऊष्मों में है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ईषद विपरीत। अब समानता ही नहीं है, तो वैसे ही इनको हम अयोग्य घोषित कर देंगे। तो इस आधार पे जो है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सवर्णता के प्रसंग में नाझलो सूत्र को हटाने के लिए, नाझलो सूत्र को निरर्थक करने के लिए ही जो है ईषद विपरीत अलग से बना दिया, कि भाई बच्चों को समझने में दिक्कत होगी, पहले तो आप सवर्ण बता रहे हो और फिर आप सवर्ण नहीं बता रहे हो। जैसे अब ऊपर वाला सूत्र जो है उसके अकॉर्डिंग सवर्ण हो रहे हैं, फिर आप नीचे कह रहे हो नहीं हो रहे हैं, तो कठिनता होगी ना कि किसको समझें किसको नहीं समझें। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या कर दिया उन्होंने? जो है आभ्यंतर यत्नी 5 बना दिए, और नाजुल सूत्र की सार्थकता को क्या कर दिया? निरर्थक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या माने हैं? 5 आभ्यंतर यत्न माने हैं। तो 5 मानने से ये वर्ण सवर्ण हो जाएंगे, ये वर्ण सवर्ण नहीं होंगे, जबकि 4 मानने से हो जाएंगे, है ना? तो इसी प्रसंग को देखते हुए 4 और 5 का आभ्यंतर यत्नों का प्रसंग देखा गया है। ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? तुल्यास्त प्रयत्नम सवर्णम, जिसके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होते हैं, वो वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं। ठीक है, और दूसरा सूत्र भी याद रखना, केवल इतना याद रख लेना भाई, नाजुलो सूत्र सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। और बाकी ये सूत्र क्या कहता है? स्वर और व्यंजन वर्ण आपस में सवर्ण नहीं होते, चाहे उनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान ही हो। लेकिन आगे हम देखते हैं कि ईषद विपरीत को बनने से नाजलो सूत्र की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो हम एक नोट लगा करके लिख भी लेते हैं कि ईषद विपरीत
ईसद विपरीत आभ्यंतर यत्न वरदराज के द्वारा बनाए जाने के बाद नाजलहु सूत्र की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो सार्थकता क्या निकलेगी? नाजलो सूत्र की जो है आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम केवल 4 आभ्यंतर यत्न माने तो नाजलो सूत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैंने उस चीज को ऊपर से ले लिया है इसलिए वाक्य अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपकी चीज तो समझ में आई गई होगी। ईसद विपरीत को अगर मान लेते हैं तो नाजलो सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन नाजलो सूत्र है तो है, व्याकरण में तो है। तो ये क्यों है? ये इसलिए था क्योंकि आभ्यंतर यत्न पहले 4 माने गए थे, और 4 माने जाने से दिक्कत क्या हो जाती है कि ई और श ये भी आपस में सवर्ण हो जाते हैं। कब? जब हम 4 माने, तब तो ये क्या है? सवर्ण। लेकिन इनको असिद्ध करने के लिए क्या किया गया है? नाजलो सूत्र बताया गया है कि स्वर और व्यंजन की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। और फिर आगे जाकर के क्या कर दिया? 5 माने, तो 5 मानने से क्या होता है कि इन दोनों के आभ्यंतर यत्न अलग अलग हो जाएंगे, इसका इससे विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। तो वैसे ही इनको सवर्ण नहीं माना गया है, तो नाजलो सूत्र की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही तरीके हैं, या तो आप नाजलो सूत्र को ग्रहण कर लो या आभ्यंतर यत्न 5 मान लो। तो इस तरीके से ये बताया गया है। अब इसके बाद में इसी में एक छोटा सा प्रश्न और जोड़ देते हैं, और वो प्रश्न क्या है? नोट नंबर 3, या हम तीसरे नंबर का काम कर रहे हैं। पहला तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, दूसरा हमने किया नाजलो, और तीसरा क्या है कि ए, ओ और आई और औ ये वर्ण आपस में, है ना, क्या कहेंगे? ये वर्ण आपस में सवर्ण नहीं होते। ये वर्ण आपस में सवर्ण नहीं होते हैं। देखो ध्यान देना, ये मैंने क्यों लिखाया है। जैसे मान लो ए है और जैसे मान लो आई है। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठः तालु, और इसका उच्चारण भी क्या होगा? कंठः तालु। ये भी क्या है? स्वर है, इसलिए क्या हो जाएगा? विपरीत। और ये भी क्या है? स्वर है, इसलिए क्या हो जाएगा? विपरीत। दोनों चीजें समान हैं, लेकिन फिर भी इनका उच्चारण स्थान, इनको हम सवर्ण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पाणिनि ने जो 2 सूत्र बनाए हैं, ए और ओंग, और एक सूत्र उन्होंने बनाया है आई और औच। तो अगर हम इनको सवर्ण मान लें तो इसी से हम ग्रहण कर लेते। जैसे हमने ए ई उण लिखा और आ अलग से नहीं लिखा, क्योंकि हमने ए में ही आ मान लिया, ई में ही ई मान लिया, उ में ही उ मान लिया। ऐसे ए में ही हम आई मान लेते, ओ में ही हम औ मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको बताने के लिए अलग सूत्र है, जबकि ए का आ बताने के लिए माहेश्वरी सूत्रों में अलग सूत्र नहीं है।
तो जबकि ये माहेश्वरी सूत्र अलग से बनाया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ सवर्ण मान लें तो ये वर्ण आपस में सवर्ण हो जाएंगे, तो ये वाला सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, और माहेश्वरी सूत्र 14 की जगह 13 ही बनाने की आवश्यकता थी, जबकि वो तो 14 है। और पाणिनि के लिए कहा गया है कि उन्होंने कोई भी चीज निरर्थक नहीं बनाई। तो इस आधार पे हम अध्ययन करते हैं तो एक निष्कर्ष निकल के आता है, और वो निष्कर्ष क्या है? ए ओ आई औ आपस में सवर्ण नहीं होते। ठीक है, अर्थात हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं, ए और आई, ओ तथा औ आपस में सवर्ण वर्ण नहीं होते हैं। ये 3 नंबर का नोट आपको याद रखना है, और एक 4 नंबर का नोट और लगाना है आपको। और वो 4 नंबर का नोट क्या है? एक वार्तिक है। अब वार्तिककार कौन है? कात्यायन। मतलब ये जो है, ऊपर वाले तो सूत्र थे और ये है वार्तिक, तो किसने लिखी है? कात्यायन ने लिखी है, क्योंकि वार्तिककार कात्यायन है, सूत्रकार पाणिनि है। रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। देखो, री ली वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, ये सूत्र केवल इतना कहता है कि री और ली वर्ण क्या है? आपस में मित्र हैं, आपस में मित्र हैं, मित्र हैं। अब मित्र कैसे हैं? कि इसका उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा? मूर्धा, और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? लृतु लसानाम दंता। इसका आभ्यंतर यत्न क्या हो जाएगा? विपरीत। इसका आभ्यंतर यत्न क्या हो जाएगा? विपरीत। तो ये तो समानता हमें मिल रही है, लेकिन ये हमें समान नहीं मिल रहे, अर्थात इन्हें हम अब जो है वो नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? इन्हें हम सवर्ण वर्ण नहीं कहेंगे। लेकिन ये प्रमाण के रूप में सूत्र अलग से बना करके कह दिया गया कि यहाँ पे सवर्णता का कार्य हो जाएगा, भले ही उच्चारण स्थानों की समानता नहीं हो। तो री और री वर्ण आपस में क्या है? सवर्ण वर्ण हैं। तो इस आधार पे 3 चीजें हो गई। कभी कभी ये होता है ना कि सभी छात्र क्लास से बाहर चले जाओ, लेकिन मोहन सुरेश रमेश क्लास में बैठे रहें। तो अब निष्कर्ष क्या निकला? सभी चले जाएंगे, लेकिन ये 3 तो क्लास में रहेंगे ही रहेंगे। ये कह दिया जाए कि कल किसी को नहीं आना है, लेकिन रमेश सुरेश कमल को आना है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये 3 आएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से क्या कहा गया? पहले तो कहा गया कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्नों की समानता को ही सवर्णता कहा गया है। फिर कह दिया गया कि ए और आई, ओ तथा औ ये आपस में सवर्ण नहीं है, ये भी कह दिया गया। फिर कहा गया कि अरे री और ली ये आपस में सवर्ण इसके अनुसार तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हमें क्या मानना है? सवर्ण मानना है। तो निष्कर्ष ये निकला। फिर से सुनना, निष्कर्ष क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, मतलब उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न अगर वर्णों के आपस में समान है तो सवर्ण हो जाएंगे। फिर उन्होंने कह दिया लेकिन ध्यान रखना, ए और आई, ओ तथा औ ये सवर्ण नहीं होंगे। अब इसमें क्या है आपको पता है, क्योंकि ए और आई का उच्चारण स्थान भी समान है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, पहले वाले नियम के अकॉर्डिंग तो ये सारे समान हो रहे थे, लेकिन फिर अलग से कह दिया कि ये सवर्ण नहीं माने जाएंगे। और फिर ये कह दें कि री वर्ण ये आपस में इसके अकॉर्डिंग तो सवर्ण नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको मान लिया गया। तो निष्कर्ष तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि यहां सवर्णता बताई गई है, यहां सवर्णता होते हुए भी सवर्णता नहीं बताई गई है, और यहां पर सवर्णता नहीं होते हुए भी सवर्णता बताई गई है। यहां तो सवर्णता का प्रसंग समझा दिया, अब यहां सवर्ण होते हुए भी असिद्ध कर दिया, और यहां पे सवर्णता नहीं होते हुए भी सिद्ध कर दिया। तो पहले तो कह दिया कि ईमानदार ही पास होंगे, फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं,
ईमानदार भी पास नहीं होंगे अगर आरक्षण का मामला है। और इधर कह दिया कि जो फेल हो रहे हैं उनको भी पास करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। बस सवर्णता का प्रसंग आपको यही ध्यान रखना है। और ना जलो सूत्र तो हमने क्यों पढ़ा है, आभ्यंतर यत्न अगर 4 मान लें तो अब ना जलो सूत्र की आवश्यकता होती है, जो कि ई और श को लेकर के होती है। तो आपके दिमाग में ये तीनों कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट हमारे शुरू होते हैं यहां से, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान की समानता को ही सवर्णता कहा गया है। लेकिन स्वर और व्यंजन आपस में सवर्ण नहीं होते। और दूसरा कहा गया ए और ए आई ओ औ ये वर्ण आपस में सवर्ण नहीं होते। और री द्रि वर्ण और मिता सावर्ण्यम वाचम कहता है री और द्रि वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं। इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।